सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की ये 8वीं वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। पोर्ट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर पोर्ट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर पोर्ट्स क्या होते हैं, और जो हम नेटवर्किंग में पोर्ट्स करते हैं उनका कौन सा पोर्ट होता है वो। एंड साथ साथ पोर्ट्स के साथ साथ हम यहाँ पे पोर्ट्स एड्रेसिंग कैसी होती है और पोर्ट्स फॉरवर्डिंग कैसी होती है ये भी जानेंगे। गाइस, यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज पोर्ट्स के बारे में मैं आपको दे दूंगा। अगर आप एथिकल हैकिंग की फील्ड में जाना चाहते हो तो पोर्ट्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एंड पोर्ट्स यार, आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप समझ गए होगे कि हार्डवेयर पोर्ट्स कैसे होते हैं। तो भाई सेम वैसे ही वर्क करते हैं आपके सॉफ्टवेयर पोर्ट्स भी। तो अगर आपको पोर्ट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानी है, पोर्ट्स फॉरवर्डिंग, पोर्ट एड्रेसिंग, तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज अ पोर्ट। पोर्ट एक्चुअल में होता क्या है। इन कंप्यूटर हार्डवेयर अ पोर्ट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द अदर कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारा पोर्ट है, सिंपल जो हम टर्म कहते हैं पोर्ट, वो एक्चुअली क्या डिफाइन करती है? वो ये डिफाइन करती है कि आपका जो कंप्यूटर है वो किसी दूसरे कंप्यूटर या किसी दूसरे डिवाइस के बीच में जो कनेक्शन होगा, जो इंटरेक्शन होगा या जो इंटरफेस लगेगा, जो कनेक्ट करेगा दोनों चीजों को आपस में, वो इंटरफेस आपका एक पोर्ट में ही लगेगा जो कि आपके कंप्यूटर में होगा। इफ यू आर यूजिंग अ कंप्यूटर तो आपका जो मदरबोर्ड होगा उससे बहुत सारे पोर्ट्स निकले होंगे। जस्ट लाइक आप यहाँ पे पिक्चर पे भी देख सकते हो, ऊपर आपको ये PS2 पोर्ट्स दिख रहे हैं। तो इनमें PS2 आपका इंटरफेस आके लगेगा। इंटरफेस मतलब जो प्लग टाइप का होता नहीं है, इंटरफेस कहते हैं उसे। जैसे यहाँ पे माउस का इंटरफेस है आपका PS2 पोर्ट में, ये ग्रीन वाला, तो यहाँ पे PS2 आपका माउस लगेगा। तो माउस का इंटरफेस यहाँ लगेगा और ये आपका मदरबोर्ड CPU में ये PS2 का पोर्ट है। तो इस तरीके से ये कीबोर्ड का पोर्ट है PS2 में, ये USB पोर्ट्स हैं, ये ईथरनेट पोर्ट है, ये आपका सीरियल पोर्ट है, ये आपका VGA पोर्ट है, ये आपका पैरेलल पोर्ट है, ये स्पीकर यानी साउंड कार्ड के पोर्ट्स हैं, और ये आपका जॉयस्टिक का पोर्ट है। तो इतने डिफरेंट तरीके के आपके यहाँ पे पोर्ट होते हैं। ये आपके हार्डवेयर पोर्ट कहलाते हैं जो कि आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में होते हैं। जस्ट लाइक अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आपके वहां पे आपके मोबाइल फोन पे एक 3.5 mm का जो जैक लगता है उसका भी पोर्ट होता है आपके मोबाइल में। इसी के साथ साथ आपका जो चार्जिंग पिन होती है वो भी आपकी चार्जिंग स्लॉट में लगती है, उसे भी हम पोर्ट ही कह सकते हैं। फिजिकली अ पोर्ट इज अ स्पेशलाइज्ड आउटलेट ऑन अ पीस ऑफ इक्विपमेंट टू विच और प्लग केबल कनेक्ट। देखो यहाँ पे प्लग करा जाता है, जो भी हमारे इंटरफेस होते हैं उन्हें, और केबल कनेक्ट करी जाती है इन पोर्ट्स के साथ। और देखो आगे आप देख सकते हो सिग्नल ट्रांसफर होता है इसके बाद दोनों ही डिवाइसेस के बीच में। मतलब जो भी काम, जैसे आपने माउस का इंटरफेस कनेक्ट किया है PS2 में, तो इसके बाद फिर माउस कंट्रोल आप कर पाओगे, तो मतलब सिग्नल जा पाएंगे। तो दोनों का कनेक्शन बनाने के लिए कि हमारा जो बीच का इंटरमीडिएटरी वर्क करता है वो एक इंटरफेस वर्क करता है और साथ ही साथ पोर्ट वर्क करता है। दोनों आपस में कनेक्ट होकर ही एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। द टर्म पोर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पोर्टा। तो ये पोर्टा नाम के लैटिन वर्ड से डिराइव करा गया है और यहाँ पे लाया गया है, जिसका मतलब होता है गेट या एंट्रेंस। तो बिल्कुल वैसे ही ये वर्क भी करता है। ये एक तरीके का एंट्रेंस ही है आपके कंप्यूटर में किसी दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस को कनेक्ट करने का। तो यहाँ पे हमारे जो टाइप्स हैं पोर्ट के, वो दो टाइप के होते हैं। एक हार्डवेयर पोर्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर पोर्ट होता है। तो ये जो हार्डवेयर पोर्ट है इसके बारे में अभी मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, आपके मदरबोर्ड में होते हैं, आपके लैपटॉप में होते हैं, वो सारे आपके हार्डवेयर पोर्ट के अंदर ही आते हैं। वही जो आपका दूसरा टाइप का पोर्ट होता है वो होता है सॉफ्टवेयर पोर्ट, जिसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल स्यूट वाले पोर्ट। इसे हम प्रोटोकॉल स्यूट वाले पोर्ट्स भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो भी पोर्ट है वो आपके प्रोटोकॉल्स पे वर्क करते हैं। प्रोटोकॉल स्यूट प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल स्यूट्स पोर्ट्स कहते हैं इन्हें। तो इन्हें हम सॉफ्टवेयर पोर्ट्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये उन्हीं के अंदर वर्क करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर ही वर्क करता है, आपके नेटवर्क में वर्क करता है। तो ये हम सॉफ्टवेयर पोर्ट में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन और है हार्डवेयर पोर्ट्स की, कि a port serves as an interface between the computer and the other computer or peripheral devices। तो ये एक इंटरफेस होता है किसी दूसरे इंटरफेस को कनेक्ट करने के लिए, अपने अंदर होल्ड करने के लिए। एक्चुअल में उस इंटरफेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए और होल्ड करने के लिए इसका यूज होता है। इन कंप्यूटर टर्म्स अ पोर्ट जनरली रिफर्स टू द मेल to the female part of connection
तो मतलब ये जो पोर्ट होता है ये फीमेल पार्ट होता है और जो इसके ऊपर इंटरफेस लगेगा उसे हम मेल पार्ट कहते हैं। कंप्यूटर पोर्ट्स हैव many uses to connect monitor, webcam, speakers, peripheral devices on the physical layer. A computer port is a specialized outlet on a piece of equipment to which a plug और केबल कनेक्टर। तो प्लग और केबल हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कौन कौन से डिवाइस हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक छोटा सा ओवरव्यू है। मॉनिटर कर सकते हो, वेबकैम कर सकते हो, स्पीकर कर सकते हो, पेरिफेरल डिवाइसेस कर सकते हो, इवन हर कुछ बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं। HDMI पोर्ट होता है और फायर वायर पोर्ट होता है और भी बहुत सारे होते हैं। इथरनेट के अलावा SC/ST कनेक्टर के पोर्ट्स होते हैं। तो उन सभी के लिए अलग अलग पोर्ट्स आते हैं एंड आप डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, इवन बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके हार्डवेयर पोर्ट्स होते हैं। तो आप जान लेते हैं सॉफ्टवेयर पोर्ट्स के बारे में। आ सॉफ्टवेयर पोर्ट यूजुअली जस्ट एज कॉल्ड अ पोर्ट, इसे हम सिंपल पोर्ट भी कहते हैं या सॉफ्टवेयर पोर्ट कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मल इसका टर्म पोर्ट ही कहलाता है। अगर आप नेटवर्किंग में इसका यूज कर रहे हो तो आप पोर्ट कहोगे। तो वहां पे पोर्ट जब नेटवर्किंग में कहोगे, जब किसी डिवाइस की बात होगी तो आप मान सकते हो कि हार्डवेयर के पोर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कहा जाए कि यहाँ से हम एक मेल भेज रहे हैं तो कौन से पोर्ट से जाएगी, तो वहां पे आप ये नहीं कहना कि वो जाएगी हमारे HDMI केबल से, बिल्कुल नहीं। वहां पे वो वाला पोर्ट वो नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कोई लॉजिकल पोर्ट जो कि आपके प्रोटोकॉल सूट का पोर्ट है। तो वहां पे आपको बिल्कुल भी अनजाना पर नहीं दिखाना है, वहां बिल्कुल आपको कुछ समझ जाना है कि नेटवर्किंग में पूछ रहा है तो ये हार्डवेयर पोर्ट के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो सॉफ्टवेयर पोर्ट के बारे में पूछ रहा है, वो नेटवर्किंग वाले पोर्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो इज अ लॉजिकल डाटा कनेक्शन। ये एक तरीके का लॉजिकल डाटा कनेक्शन होता है। ये फिजिकली आपको नहीं दिखता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, ये लॉजिकली एग्जिस्ट करता है और लॉजिकली ये डाटा का कनेक्शन बिल्ड भी करता है। दैट कैन बी यूज्ड बाय प्रोग्राम्स टू एक्सचेंज डाटा डायरेक्टली। और इसका एक फायदा ये है, जैसे कि आप अपने माउस को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो, ठीक है, अब बीच में आप उस माउस को किसी दूसरे सिस्टम में तो कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका इंटरफेस तो एक कंप्यूटर में कनेक्टेड है पहले से। तो क्या आप उसे दूसरे किसी कंप्यूटर में उसका कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते, जब तक आप उस पोर्ट को चेंज करके दूसरे कंप्यूटर का पोर्ट ना कर दो। ठीक है, सेम ऐसे ही सॉफ्टवेयर पोर्ट में होता है। जो भी डाटा जाता है एक जिस पोर्ट से निकलता है सेंडर वाले से, तो डायरेक्ट सिर्फ रिसीवर के पास जाके ही रिसीव होगा, इसके अलावा किसी और पे जाकर रिसीव नहीं होगा। तो यही फायदा है आपके लॉजिकल पोर्ट का कि आपका डाटा एक पोर्ट से निकल के दूसरे रिसीवर के पोर्ट पे जाके ही रिसीव होगा, इसके अलावा कहीं और नहीं होगा। The most common of these are used TCP and UDP ports, which are used to exchange data between computers on the internet. तो guys, जो हमारे पोर्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर पोर्ट्स होते हैं या नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल सूट वाले सारे पोर्ट्स होते हैं, वो दो तरीके से कैटेगराइज होते हैं, दो तरीके पे लाइक करते हैं। एक है TCP और एक है UDP। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP की फुल फॉर्म होती है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो दोनों ही तरीके की सूट में आपकी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रोटोकॉल्स आती हैं। कैसी कैसी प्रोटोकॉल्स आती है, दोनों की क्या मीनिंग है, आगे हम जानेंगे। इससे पहले नीचे वाले डायग्राम में हम देख लेते हैं पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक क्लाइंट सिस्टम है और यहाँ पे हमारा एक गेटवे है यानी राउटर है। ठीक है, तो राउटर में यहाँ पे एक फायरवॉल लगी है, फायरवॉल में एक TCP नाम की यहाँ पे एक प्रोटोकॉल लगा रही है, TCP 443। अब 443 पोर्ट नंबर है, ठीक है, अब पोर्ट नंबर होते हैं इसमें। अब 443 किसका पोर्ट नंबर है गाइस? HTTPS का। आप सर्च भी कर सकते हो गूगल में, ठीक है, HTTPS का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो HTTPS यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आपका डाटा यहां से निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ इस राउटर में जाएगा, बीच से कहीं और नहीं जाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन होगा वहां तक। तो यहां से डाटा निकला, इस पोर्ट से निकला, इस पोर्ट पे रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। नीचे TCP का दोबारा 443 है, इसका मतलब HTTPS वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा है देखो, HTTPS है, HTTP है सिर्फ। तो HTTP की होती है 80 पोर्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्ट 80 होगा, ये 80 होगा। तो यहाँ से जो डाटा जाएगा डायरेक्ट यहाँ इस पोर्ट में ही रिसीव होगा, बीच में और कोई पोर्ट नहीं है। तो इस तरीके से आपका डाटा एक पोर्ट से निकल के सीधा दूसरे पोर्ट पे जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो ये TCP की प्रोटोकॉल्स थी, UDP की भी होती है। तो UDP की प्रोटोकॉल के पोर्ट्स आगे मिलेंगे हमें। तो यहाँ एक बार TCP और UDP का मतलब समझ लेते हैं। TCP और UDP का मतलब क्या है? TCP की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई दिया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP की है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो जो आपकी TCP है, TCP इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन को बिल्डअप ओरिएंट करने वाली प्रोटोकॉल कहलाती है, जो कि कनेक्शन बनाती है। जबकि UDP आपकी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ये कोई कनेक्शन बिल्डअप नहीं करती है, ये सिंपल जो कनेक्शन है उसी में वर्क करती है। TCP establish a connection between a sender and receiver before data can be sent। अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो TCP क्या करती है, जब भी कोई डाटा अपना भेजती है ना, जैसे आप सेंडर हो, आपका एक रिसीवर है, आप TCP प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हो डाटा सेंड करने के लिए एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे, तो TCP क्या करेगी, पहले वेरीफाई करेगी एक टोकन भेज के
एक छोटा सा पैकेट भेज के दूसरे रिसीवर कंप्यूटर में कि भाई ये जो कनेक्शन है ये बिल्डअप हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो फिर ये डाटा सेंड करेगी, अगर नहीं हो पा रहा है तो आपका पैकेट लूज बता देगी कि आपका पैकेट लूज हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है, तो आपको अपना कनेक्शन ठीक करना है, इसके बाद आपको दोबारा से रिट्राई करना है। वहीं यूडीपी में क्या है कि वहां पे पहले कनेक्शन कुछ वेरीफाइड नहीं होता है, डाटा आपका जो होता है, जो पैकेट होते हैं आपके, वो डायरेक्ट सेंड कर दिए जाते हैं, जिससे आपका एक बहुत बड़ा सिनेरियो यहाँ पे ये बन जाता है कि यूडीपी में आपका डाटा लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। कई बार आपको पता ही नहीं होता आपका डाटा जा भी पाएगा रिसीवर के पास कि नहीं, और आप पूरा डाटा भेज देते हो तो आपके पैकेट वहां पे लूज हो जाते हैं, आपका डाटा वहां पे लूज हो जाता है। कई बार आपने ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हुए ये वाली प्रॉब्लम जरूर देखी होगी। जस्ट लाइक आप कई बार जो अपनी फाइल है वो सेंड करते हो तो उसमें कई बार आपको देखने को आता है कि वन फाइल सेंड अनसक्सेसफुली, मतलब नहीं भेजी गई, दूसरे फोन में रिक्वेस्ट ही नहीं आई। तो गाइस वहां पे यूडीपी आप मान सकते हो उस एग्जांपल को कि आपने तो फाइल भेजी लेकिन वहां पे वो वेरीफाई ही नहीं हुआ पहले, तो फिर वो फाइल गई ही नहीं। तो ये यूडीपी का एग्जांपल मान सकते हो। वही टीसीपी के एग्जांपल के लिए आप शेयर इट ले सकते हो। वहां पे क्या होता है कि पहले आपका कनेक्शन बनता है, आपका हॉटस्पॉट और वाईफाई से दोनों मोबाइल में कनेक्शन बनेगा, वेरीफाई होगा, वो आपस में एक टोकन एक्सचेंज करते हैं, आपको पता नहीं चलता लेकिन करते हैं। एंड इसके बाद क्या होता है, आपका डाटा दोबारा फिर सेंड करा जाता है, तो आपका डाटा बिना किसी दिक्कत के चला जाता है। तो वहां पे कनेक्शन पहले हो रहा है तो वो टीसीपी का एग्जांपल है, जहां कनेक्शन नहीं हो रहा है वो डायरेक्ट सेंड करने की कोशिश कर रहा है और पैकेट लूज होने तो वो वाले डिसएडवांटेज आपके यूडीपी में आ जाते हैं। तो यही दोनों अंतर है आपके टीसीपी एंड यूडीपी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा कम्युनिकेशन का मॉडल टीसीपी वर्सेस यूडीपी में। तो आपका जो ये टीसीपी है, तो टीसीपी में आपका ये रहा सेंडर, ये रहा रिसीवर, दोनों के पोर्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये रहे पोर्ट्स। अब ये क्या कर रहा है, सेंडर एक पैकेट भेज रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो पैकेट यहाँ पहुंचा, हाँ भाई इसने रिस्पॉन्स दे दिया, ये देखो वापस आ गया, सिंक बैक हो गया, तो रिस्पॉन्स आ गया, इसका मतलब कनेक्शन बिल्डअप है। तो यहाँ पे आप रेड कलर में ये देखो अपना मेन डाटा जो उसे भेज रहा था वो भेज रहा है, वो पैकेट भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, टीसीपी में काम कर रहा है। और वहीं यूडीपी में क्या है कि जो आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, पोर्ट ये रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी सेंडर से, देखो ये रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन रिक्वेस्ट में क्या है, रिक्वेस्ट में कुछ भी नहीं है, आपका जो पैकेट है वही है। अब रिक्वेस्ट गई है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स आया नहीं बिकॉज वो यहां तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि ये कनेक्शन बिल्डअप ही नहीं करता है। अब आपका ये डाटा यहीं पे रह गया, दोबारा में थोड़ा और आगे जाएगा, यहां जाएगा, इसके बाद ड्रॉप हो जाएगा, आपका मेन रिसीवर तक पहुंचेगा ही नहीं। ऐसा होता है, यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं होता पहले नेटवर्क का कि ये दोनों वर्क कर रहे हैं कि नहीं, आपस में कनेक्टेड है कि नहीं, आपस में ये दोनों कम्युनिकेशन में है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है यूडीपी में। जबकि टीसीपी में पहले वेरिफिकेशन होगा, आपका कनेक्शन चेक करा जाएगा कि दोनों में कम्युनिकेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और यूडीपी में ऐसा नहीं होता है। तो यही दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और वहीं जो हम सबसे ज्यादा अपने प्रोटोकॉल्स या पोर्ट्स यूज करते हैं इस टाइम पे अपने नेटवर्क्स पे, वो टीसीपी के ही सबसे ज्यादा पोर्ट्स हम यूज करते हैं। यूडीपी के रेयर ही कुछ पोर्ट्स होते हैं जिन्हें हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ और डिफरेंसेस हैं टीसीपी और यूडीपी के। जस्ट लाइक आपका टीसीपी है जो वो है कीप्स ट्रैक ऑफ लॉस्ट पैकेट्स, मेक श्योर दैट लॉस्ट पैकेट्स आर रीसेंट। तो अगर आपके टीसीपी में किसी भी केस के चलते आपके कुछ पैकेट्स लूज भी हो जाते हैं तो आप उसे रीसेंड कर सकते हो, आपको दोबारा से पूरा पैकेट, जितने भी पैकेट है वो भेजने की जरूरत नहीं, जितने लूज हुए उतने भी भेज सकते हो। वहीं यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो लूज हो गए तो वो लूज हो गए, आपको दोबारा से सब कुछ हटा के दोबारा से पूरा का पूरा पैकेट, पूरी का पूरा इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। Add sequence numbers to packet and records and reorders any packets that arrive in the wrong order। तो इसमें क्या करते हैं, ये सीक्वेंस वाइज अपने जो पैकेट्स आते हैं उन्हें रखता है, एक टेबल टाइप की बना के रखता है, उसके रिकॉर्ड्स रखता है, उसके ऑर्डर रखता है कि ये किस ऑर्डर पे लगी हुई थी, एंड एक एक पैकेट जहां जहां रॉन्ग होता है उन्हें सही जगह प्लेस कर देता है, मिसप्लेस नहीं रहने देता। वही यूटीपी में ऐसा कुछ नहीं है, जैसा पैकेट आ रहा है वैसा वहीं फेंक देता है, मतलब वहीं स्टोर कर लेता है। तो इसमें भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। टीसीपी यार इतनी सारी प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है, बहुत काफी अच्छा इसमें लोड हो जाता है, फंक्शनैलिटीज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब किसी चीज पे लोड बहुत ज्यादा होता है तो वो काम करना काफी स्लो कर देती है। आप खुद अपने कंप्यूटर में देखो, 15 सॉफ्टवेयर डाल लो आप बड़े बड़े, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से टीसीपी की थोड़ी सी स्पीड यहाँ पे स्लोअर हो जाती है इन कंपेयरिंग ऑफ यूडीपी। यूडीपी को ज्यादा यूज भी नहीं करा जाता है, लोड भी कम होता है, इसलिए ये काफी फास्ट होती है इन कंपेयरिंग ऑफ टीसीपी।
रिक्वायर्स मोर कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब आप जो टीसीपी है, टीसीपी को यूज करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोटोकॉल्स है, 50-100 जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज भी चाहिए। जैसे एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है, इनके लिए तो वहां पे और डिफरेंट तरीके के रिसोर्सेज पड़ेंगे। जस्ट लाइक आपको इंटरनेट केबल लगानी पड़ेगी और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो इंटरनेट में यूज होता है। इसके साथ एफटीपी है, एफटीपी में आपको एक सर्वर कम्युनिकेशन बिल्ड करना पड़ेगा दूसरे कंप्यूटर में, जिसमें आपको एफटीपी की फाइल्स भेजनी है, एफटीपी के थ्रू भेजनी है। तो इस तरीके के आपके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको यहाँ पे रिसोर्सेज भी लाने पड़ेंगे। वहीं यहाँ पे यूडीपी में कम होने का ये एक और फायदा है कि यहाँ पे रिसोर्सेज भी आपको कम देने पड़ेंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे बेसिक। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं टीसीपी और यूडीपी के। तो टीसीपी का एक एग्जांपल है एचटीटीपी यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपके वेब ब्राउजर में यूज होती है सर्वर से कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट भेजने के लिए और रिस्पॉन्स लेने के लिए, जो कि अनसिक्योर होती है, उतनी सिक्योर नहीं होती है। इसके बाद एचटीटीपीएस आती है, जो कि सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन जो सर्वर से होता है, जो क्वेरी आप भेजते हो, जो रिस्पॉन्स आप लेते हो, वो बिल्कुल सिक्योर होती है। इसके बाद एफटीपी आता है यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें जो आपका ट्रांसफरिंग होती है सर्वर के अंदर फाइल या किसी दूसरे सिस्टम के अंदर फाइल, तो वो भी आपकी सिक्योर रहती है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी आपका टीसीपी में ही वर्क करता है। तो इन सब के जो पोर्ट नंबर होंगे वो आप देख सकते हो। एचटीटीपी का 80 है, एचटीटीपीएस का 443 है एंड एफटीपी का आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आप खुद देख सकते हो। वहीं आपके जो यूडीपी में है उसमें एग्जांपल है आपके आईपी, डीएनएस और डीएससीपी। अब ये डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, वही डीएससीपी होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल होती हैं ये सब यूडीपी में वर्क करती हैं। यहाँ पे आपके जो डाटा पैकेट होते हैं, इसलिए आपने आईपी में जरूर देखा होगा, आपका सिस्टम अगर कनेक्टेड नहीं है तो वेरीफाई करे बिना ही वो डाटा पैकेट लूज बता देता है। तो यहाँ पे यही वर्क करता है। तो इतनी प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज करते हैं हम, इन प्रोटोकॉल्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये तीन प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखी हुई हैं, होती बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट आएगी दोनों ही प्रोटोकॉल्स की, लेकिन जो हम बेसिकली यूज करते हैं उन प्रोटोकॉल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कितने सारे प्रोटोकॉल्स हैं। यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जैसे डीएनएस है, फिर डीएनएस टीसीपी है, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एसएमटीपी है, पॉप है और एसएनएमपी है, टेलनेट है, एफटीपी है, एसएसएच है और एएफपी आईपी है। तो इनके आप देख सकते हो यहाँ पे टीसीपी यूडीपी क्या है वो देखो यहाँ पे कैटेगराइज है, 7-7 पोर्ट नंबर है। तो एचटीटीपी का हमारा वेब में यूज होता है सर्विस में, 80 है इसका। एचटीटीपीएस हमारा एसएसएल सिक्योर वेब में यूज होता है, 443 है इसका। एसएमटीपी हमारा सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, टीसीपी में 25 है इसका। पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल टीसीपी 109 और 110 इसका पोर्ट नंबर है। तो क्या होगा, जैसे आप एसएमटीपी का एग्जांपल ले लेते हैं, हम एसएमटीपी हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। तो एसएमटीपी में हम एक पोर्ट कंसीडर करते हैं कि एसएमटीपी का पोर्ट है हमारा टीसीपी में 25, जो कि मेल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। मेल ट्रांसपोर्ट से मतलब जो एसएमटीपी है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो यहाँ पे ये रही सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी। इसका इस्तेमाल क्या है, देखो पोर्ट नंबर है 25। एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर ये मेन प्रोटोकॉल फॉर मूविंग ईमेल ऑन द इंटरनेट, द सेंडर इनिशिएट एसएमटीपी ट्रांसफर। जब भी जो सेंडर है अपनी ईमेल अपने क्लाइंट से क्लाइंट को भेजता है, या अपने जो ईमेल क्लाइंट से आप भेजते हो, या कोई भी है, आप मान लो मेल भेज रहे हो, एक सेंडर है वो मेल भेज रहा है, तो वो जो प्रोटोकॉल है उस मेल को ले जाने का काम करेगी, अपने आपके पोर्ट से निकाल के दूसरे रिसीवर पोर्ट पे ले जाने का काम करेगी। वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो होगी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, SMTP is used for two primary functions. It is used to transfer mail from source to destination between mail servers, and it is used by the end user to send email to a mail system. तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि आपका जो पोर्ट नंबर होगा SMTP का वो 25 है। आपने अपने सिस्टम से एक मेल करी तो आपके सिस्टम से वो मेल निकलेगी पोर्ट नंबर 25 से, और उसे रिसीव भी कहाँ होना है, SMTP के पोर्ट नंबर 25 में, लेकिन कहाँ पे, जहां पे रिसीवर होगा वहां पे। तो ये निकल के डायरेक्ट 25 पोर्ट नंबर SMTP में रिसीवर के पास रिसीव हो जाएगी, डायरेक्ट कनेक्शन करेगी। आपकी ईमेल ऐसा तो होता नहीं है ना कि आप भेजते हो किसी और पे चले जाए, आपने भेजा है माइकल को, आपकी वो मेल चली जाए डेविड को, ऐसा नहीं होता है, वो जाएगी माइकल को। तो पोर्ट नंबर की वजह से ये डिसाइड होता है कि इस पोर्ट पे जाना है और इस यूजर पे जाना है, तो इससे डिसाइड हो जाता है। इस तरीके से आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पे वर्क करता है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, आप देख सकते हो कैसे ये वर्क करता है। आपका यहाँ पे देखो आउटगोइंग SMTP, यहाँ से आप SMTP निकला है आपके पोर्ट नंबर से, आपने जैसे ईमेल भेजी, मेल सर्वर पे पहुंचा, मेल सर्वर पे क्या है, यहाँ से एक रिसीवर जाएगा, रिसीवर में SMTP रिसीवर होगा तो इसे रिसीव कर लेगा। इस तरीके से आप पे आपकी मेल सेंड करी जाती है।
इस तरीके से SMTP आपका वर्क करता है। पोर्ट नंबर होता है, अब पोर्ट डायरेक्ट वहां पे एक्सेसिबल हो जाता है, जैसे आपने भेजा आपके ही पोर्ट से निकल के उसी पोर्ट में जाएगा रिसीवर के पास, ऐसा होता है। तो इसी को हम कहते हैं पोर्ट एड्रेसिंग। अब एड्रेसिंग यहाँ पे कैसे हो गया, अब देखो जैसे SMTP है आपका, SMTP है तो पोर्ट एड्रेसिंग इसमें कैसे हुआ, आपने उसका यहाँ पे नंबर दे दिया, पोर्ट नंबर है 25, तो अब उसे जाना कहां पे है। अब गाइस वो पोर्ट नंबर 25 से निकला है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मेल की जगह कुछ और बन के किसी और पोर्ट नंबर से रिसीव हो जाए, वो बिल्कुल पोर्ट नंबर 25 में जाएगा। और कैसे जाएगा, आपके एड्रेस की वजह से। तो यहाँ पे जो सेंडर होगा उसका भी पोर्ट 25 है और रिसीवर का भी पोर्ट 25 है, तो इन दोनों को वेरीफाई करना, इन दोनों को एड्रेस करने का काम आपका जो कहलाता है, जो प्रोसेस कहलाता है, वो आपका पोर्ट एड्रेसिंग कहलाता है। पोर्ट मैंने आपको बता दिया, पोर्ट एक ऐसा लॉजिक पॉइंट होता है जहां से आपका डाटा निकलता है और जहां से आपका डाटा उसी जगह पे रिसीव हो जाता है, उसी पोर्ट पे रिसीव हो जाता है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है पोर्ट। वही जो आपका पोर्ट एड्रेसिंग ये है कि आपका जो डाटा है किस पोर्ट से निकला है, कहां से निकला है, एंड उसे एड्रेस करना है कि वो कहां जाएगा, रिसीवर के कौन से पोर्ट पे जाएगा, उस पोर्ट को एड्रेस करने का जो पूरा प्रोसेस है वो पोर्ट एड्रेसिंग कहलाता है। तो यहाँ पे पोर्ट एड्रेसिंग भी क्लियर हो गया। तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट था हमारा वो था पोर्ट्स फॉरवर्डिंग। तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो आप समझ लेना, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। आपके घर में जस्ट लाइक एक राउटर लगा हुआ है, आपका एक राउटर लगा हुआ है और आप एक कोई पैकेट भेजते हो यहाँ से इंटरनेट में, एक सर्विस में भेजते हो, जस्ट लाइक आप फेसबुक चलाना चाहते हो अपने कंप्यूटर में। आपका जो मेन ISP से राउटर में जो वायर आ रही है उसका IP जस्ट लाइक आप यहाँ पे मान लो 10 है, 10.2.1.1, ठीक है, ये आपकी पब्लिक IP है जो कि पूरे इंटरनेट में आपको वेरीफाई करती है, जो कि आपके ISP से आ रही है। और यहाँ पे आपका राउटर लगा हुआ है, राउटर में आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है और 3 सिस्टम कनेक्ट कर रखे हैं और तीनों में आपके प्राइवेट IP है, जस्ट लाइक 192.168 ऐसे कुछ है, ठीक है। और वहीं आपके दूसरे सिस्टम में भी ऐसी है 192.168.2, ऊपर वाले में आप 1 मान लो, ठीक है, 1 मान लो, इस पे 2 मान लो और तीसरे वाले में 3 मान लो। इस तरीके से आपकी यहाँ पे प्राइवेट IP है। तो आपकी जो प्राइवेट IP होती है वो हो सकता है किसी दूसरे इंसान के पास जो उसका प्राइवेट नेटवर्क हो, आपकी जैसे सेम उसके पास भी IP हो, तो ये मैटर नहीं करती है, क्योंकि आपने राउटर के अंदर ही एक लॉजिकल वहां पे कनेक्शन, एक नेटवर्क बना रखा है लॉजिकल, जो कि इस दुनिया से एग्जिस्टेंस ही नहीं करता है, इस दुनिया से कोई ज्यादा कम्युनिकेशन ही नहीं रखता है, वो रखता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पब्लिक IP से रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है ये 192 वाला। आप क्या करोगे, आप जो भी डाटा यहाँ से सेंड करोगे तो आपके राउटर से निकलेगा तो पोर्ट नंबर पे निकलेगा। आपने जैसे एक मेल करी है, ठीक है, तो मेल में क्या होगा, या आप मान लो फेसबुक सर्च करी है, तो फेसबुक आपका HTTPS पे वर्क करता है, एक क्वेरी जाएगी गूगल पे या जहां पे भी आप सर्च कर रहे हो, तो वो पोर्ट नंबर 443 से निकलेगी और 443 में ही जाके रिसीव होगी गूगल के सर्वर के, ठीक है, 443 में ही रिसीव हो गई गूगल के सर्वर के। अब क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन बिल्ड हुआ है डायरेक्ट वहीं पे सर्वर तक का कि हाँ भाई यहाँ पे एक क्वेरी आई है, इसको रिस्पॉन्स दो। अब गूगल क्या है, गूगल तुम्हें रिस्पॉन्स वापस देगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो पैकेट गया है ना, जो आपने क्वेरी भेजी वो पैकेट के फॉर्म पे जाएगी। बिकॉज अगर आप OSI मॉडल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, तो आगे आने वाली वीडियो में OSI मॉडल बता दूंगा, लेकिन आप ये मान लो जो भी हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं अपने इंटरनेट में, अपने नेटवर्क में, वो पैकेट के फॉर्म में जाती है। तो इस IP से जो भी वो पैकेट निकलेगा तो उसके अंदर जो सोर्स होगा, जो सोर्स बताया जाएगा कि इस सोर्स से ये पैकेट जनरेट हुआ है और आया है, तो वो पैकेट आपकी प्राइवेट IP पे होगा। तो प्राइवेट IP से होगा तो आपका प्राइवेट नेटवर्क तो इंटरनेट पे कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब इंटरनेट पे कनेक्टेड तो है लेकिन वो आइडेंटिफाइड ही नहीं है। तो जब आइडेंटिफाइड ही नहीं होगा तो आपकी जो प्राइवेट IP है तो उसका जो पैकेट है वो लूज हो जाएगा। कहाँ लूज हो जाएगा, आपके राउटर तक पहुंचते ही वो लूज हो जाएगा, आपका इंफॉर्मेशन आगे जाएगी ही नहीं। इससे बचने के लिए क्या हुआ कि राउटर में एक गेटवे बनाया गया। उससे क्या होता है कि आपकी जो क्वेरी है आई, आपके जैसे 5 सिस्टम कनेक्ट है, किसी से भी क्वेरी आई तो आपके राउटर में पहुंच के वो क्या होगी, आपकी जो पब्लिक IP है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपकी इस IP से क्वेरी गई, तो पहले क्या था, ये डायरेक्ट यही IP आपकी गूगल के सर्वर तक जा रही है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, वो बीच में ही लूज हो जा रही है, बिकॉज ये तो अनवेरीफाइड है, अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क है। वहीं अगर आप इस क्वेरी से भेजोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंड भी हो जाएगी और वहां पे रिस्पॉन्स आके उसका वापस आ भी जाएगा। तो राउटर में क्या हुआ कि हमने ऐसा कुछ काम कर दिया, एक ऐसी गेटवे बना दिया कि आपकी जो IP है यहां तक तो प्राइवेट आएगी, फिर वो राउटर से वो पब्लिक बन के उस क्वेरी के साथ, उस पैकेट के साथ गूगल के सर्वर पे जाएगी, उसी पोर्ट पे रिसीव होगी, रिस्पॉन्स आएगा उस पोर्ट से आपके पोर्ट पे, और आपका जो यहाँ पे प्राइवेट IP है
वो प्राइवेट आईपी में उसे ट्रांसफर कर देगा उसी तरीके से जिस तरीके से वो कन्वर्ट हुई थी। अब पहले हमने 192 से भेजी, ठीक है, 1 वाले से, 192.168.1 वाले से, तो वो राउटर तक आई, राउटर के बाद वो कन्वर्ट हो गई ताकि हमारी क्वेरी गूगल तक पहुंचे। कन्वर्ट कहां हुई? पब्लिक आईपी में, जो कि ये रही ऊपर 10.2.1, ठीक है। इसके बाद वो गूगल के सर्वर पे गई, रिजॉल्व हुई वो क्वेरी, जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था वो उस पोर्ट से वापस निकला और हमारे राउटर के पोर्ट पे आके आ चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो पब्लिक आईपी में था अभी तक, अब उसका होस्ट नेम चेंज होगा, उसका यूजर चेंज होगा, जो यूजर कोड है वहां पे सोर्स जो भी होगा वो चेंज होगा और वापस से प्राइवेट आईपी आ जाएगी 192.168.1 वाली, क्योंकि अब हम अपने प्राइवेट नेटवर्क में आ गए ना, वहां पे उसका रिस्पॉन्स लेके। तो अब यहाँ पे एक टेबल जनरेट होती है। अब वो टेबल जनरेट कौन सी होती है? वो आपकी पूरी की पूरी टेबल होती है। कौन सी वाली? जहां पे आपके एक एक रिकॉर्ड होते हैं कि आपका जो पोर्ट है वो किस पोर्ट से क्वेरी आई थी, किस आईपी से ये क्वेरी आई थी, इसके बाद ये रिजॉल्व हुई है पब्लिक आईपी में। अब जस्ट लाइक आपने 168.1 वाले से भेजा था, तो जैसे ही वो राउटर तक पहुंची थी ना और कन्वर्ट हुई थी पब्लिक आईपी में, तो वहां एक टेबल बन गई थी पोर्ट नंबर के साथ। पोर्ट नंबर लिखा था, साथ साथ उस आईपी का नाम लिखा था और क्वेरी लिखी थी। अब क्वेरी वापस आई रिजॉल्व होके, तो अब क्या करेगा राउटर? आपका उस पोर्ट नंबर को उठाएगा, मैच करेगा, मैच हो गया। आईपी उठाएगा, आईपी को वेरीफाई कर लेगा, हाँ भाई ये एग्जिस्ट करता है उसके नेटवर्क में, और क्वेरी को मैच करेगा। अगर क्वेरी सेम होती है तो वो जो पोर्ट है वहां से आपका जो डाटा है आपके कंप्यूटर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपकी आईपी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी आपको फेसबुक ओपन हो जाएगा। तो यही जो एड्रेसिंग करनी होती है ना, कि हाँ भाई मैच करने वाला, टेबल से मैच करने वाला, कि भाई ये क्वेरी इस कंप्यूटर से आई थी, इसी को हम कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। कि आपको वो जो डाटा आपके पास रिसीव हुआ है राउटर में एक सर्वर के द्वारा, तो उसे कहां पे उसे फॉरवर्ड करना है। 5 सिस्टम है, 3 सिस्टम है, तो किससे आई थी वो क्वेरी, तो उसका डाटा पहले बन गया, टेबल बन गई, और अब उसे फॉरवर्ड करना है उसी टेबल के अनुसार कि किससे आई थी उसी में फॉरवर्ड करना है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पोर्ट एड्रेसिंग और फॉरवर्डिंग ये सब वर्क करता है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियरिटी हुई होगी। कुछ नहीं किया, एक बार और छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। आपके 192.168 से एक आपने क्वेरी भेजी है facebook.com को कि मुझे फेसबुक ओपन कर दो। HTTPS कनेक्शन होता है, आप मान लो 443 आपके पोर्ट से निकली, तो आपके कंप्यूटर से निकल के राउटर पे पहुंची, यानी गेटवे तक पहुंची। अब गेटवे में क्या होगा कि अगर आप प्राइवेट आईपी से ही गूगल के सर्वर में भेजते हो 192.168, तो प्राइवेट आईपी हजारों कंप्यूटर में होंगी जो अलग अलग नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो ये रिजॉल्व नहीं हो पाएगी पब्लिकली, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो राउटर है वो गेटवे में क्या होगा कि आपकी क्वेरी यहाँ तक पहुंची 192.168.1 से, और यहाँ पे एक टेबल बन गई, आपकी क्वेरी का नाम, आपकी आईपी एड्रेस और आपका पोर्ट नंबर। अब वो क्वेरी पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो गई, जो कि आपकी इंटरनेट में अवेलेबल है, जो कि आईएसपी से आपको मिली है। उस आईपी में कन्वर्ट होगी, वो पैकेट आपका जाएगा गूगल के सर्वर पे, वहां रिजॉल्व होगा, आपका जो रिस्पॉन्स है वो मिलेगा, और आपके उस पोर्ट से, गूगल के सर्वर के उसी पोर्ट से, 443 पोर्ट से आपकी वो क्वेरी वापस आपके राउटर तक पहुंचेगी। राउटर में जैसी पहुंचेगी, वो आपका राउटर चेक करेगा कि ये भाई क्वेरी मैच होती है कि नहीं होती, जो हमें रिसीव हुई थी वो क्वेरी मैच कर लेगा, फिर पोर्ट नंबर मैच करेगा, इसके बाद आईपी देखेगा कि इस सिस्टम से क्वेरी गई थी, तो इसी सिस्टम में फॉरवर्ड कर देगा। इसी कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए आप अब 5 डिवाइसेस भी राउटर से कनेक्ट करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप अपने मोबाइल में फेसबुक ऑन कर रहे हो तो आपके दूसरे मोबाइल में ऑन हो जाए। अगर फॉरवर्डिंग नहीं होता ना, तो ऐसे के इस चीज के भी चांस हो जाते। तो इस तरीके से आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग भी वर्क करता है। आई होप आपको पोर्ट क्लियर हो गए होंगे। आपका डाटा एक जगह से लॉजिकली निकलता है प्रोटोकॉल पे और दूसरी जगह रिसीव हो जाता है, तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, किसी दूसरे डिवाइस का बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। अगर होता है तो फिर वो साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में चला जाता है केस। तो इस तरीके से आपका पूरा पोर्ट वाला सिस्टम था। आई होप आपको यहाँ मैंने एक अच्छी क्लियरिटी दे दी होगी, और यहाँ पे आपको पोर्ट्स की कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यार मेरे को जरूर से नीचे कमेंट कर देना। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। पोर्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने आपको जो भी दी है वो आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखो ताकि क्लियरिटी हो जाए। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो जरूर से कमेंट कर देना। इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और शेयर करना चाहो कोर्स को जरूर से कर देना। पूरा कोर्स एक्सेस नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके पूरी लिंक एक्सेस करो, पूरा कोर्स एक्सेस करो, बुकमार्क कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। स्टार्टिंग से नहीं देखा तो स्टार्टिंग से देख लो। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।